हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। एक बार आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए। सोना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, सोना रंगरेज, स्वागत है, गुड आफ्टरनून। अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विनोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट, आपको पता है कि एनडीए के लिए हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज का जो हमारा 7 वाला जो चैप्टर है, 7 जो पार्ट है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं। देवी सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवी सिंह, स्वागत है आपका। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब भी हमने सर्किट को क्लोज रखा है तो हमारा किस तरीके से हमारा टर्मिनल वोल्टेज रहने वाला है। वापस जितने भी जो लोग जुड़े हैं, स्वागत है। देवी सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनोख मीना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वशु मीना जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अनोख मीना भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। AK आर्यन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। गुड इवनिंग सर, फ्रॉम उत्तराखंड, बिल्कुल AK आर्यन हमारे साथ में उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सपना सोनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चंस पे मूव करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पूछा गया है, कुछ डाटा आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं जो आपका सेल का जो हमारा बेसिक रहता है, बेसिक के बारे में बताता हूं। जय हिंद। वापस से सभी जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है? 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, मीन्स विद्युत अपघट्य रहता है। ये सारा का सारा एक कंटेनर में, एक बर्तन में रहता है। जब भी मैं बात करता हूं कि सेल को अगर हमने ओपन सर्किट रखा है तो इसके जो दोनों टर्मिनल है, एनोड और कैथोड, इन एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहने वाला है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सर्किट में कनेक्ट कर देता हूं तो एक क्लोज सर्किट बनेगा, मीन्स हमारे जो चार्ज कैरियर्स रहेंगे, आवेशवाहक रहेंगे, उन्हें घूमने के लिए, मीन्स परिपथ में घूमने के लिए एक पाथ मिल जाएगा। जैसे ही वो उसमें घूमेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसको जब भी वो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य से निकलेंगे तो विद्युत अपघट्य का कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण वहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप रहने वाला है। वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा? I × R, जहां पर स्मॉल r क्या हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि मीन्स अगर ये हमारा कोई भी एक विद्युत सेल है तो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड रहने वाले हैं इस तरीके से। अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे ओपन सर्किट में है, ओपन सर्किट में, तो यहां पर जो पोटेंशियल रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, उसको हम बोलते हैं EMF। लेकिन अगर इन दोनों को मैं सर्किट में कनेक्ट कर देता हूं इस तरीके से, यहां पर R ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं, तो सर्किट क्लोज होने पर इसमें करंट फ्लो होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का हमारा R है, तो यहां पर एक वोल्टेज डेवलप होगा। वो कितना होगा? I × R। अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस EMF को क्या करेगा? कम करेगा। कितना कम करेगा? तो ये V बराबर E - I R से कम करेगा, जहां पर R क्या हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब इन दोनों टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पूछा है कि मींस क्लोज सर्किट में हमारा जब रहेगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट, EMF हमें कितना गिवन है? EMF का वैल्यू हमें गिवन है 10 वोल्ट, दैट इज 10। और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का वैल्यू आपको कितना गिवन है? 3 ओम। करंट का वैल्यू आपको कितना गिवन है? I का वैल्यू कितना गिवन है? 0.5 एम्पियर। वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं यहां पर तो फाइनली हमारा कितना आने वाला है?
सूरतगढ़ से है। सर वनपाल की है क्या ये क्लास? ये वनपाल की नहीं है, मीन्स इसके अंदर मैं साइंस के क्वेश्चन बता रहा हूं जो एनडी के लिए है, लेकिन ये आपकी वनपाल में जो साइंस वाला पार्ट गिवन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला ये वाला, तो वहां पर ये काम में आने वाली है। वहां पर ये डेफिनेटली जहां पर भी आपका साइंस का पार्ट आने वाला है तो साइंस के पार्ट में ये काम में आने वाली है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, तो ईएमएफ V बराबर के लिए कितना आएगा, E माइनस आई आर। ई का वैल्यू हमें कितना गिवन है 10 माइनस आई का वैल्यू कितना गिवन है 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 3 ओम गिवन है। तो यहां से ये 3 ओम, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना बनाएगा 1.5, क्योंकि 5 से गुणा करके ये 3 बार, तो यहां से आएगा 10 माइनस 1.5, सॉल्व करते तो इसको कितना बनाएगा ये 8.5 वोल्ट। दैट इज राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन बी ऑब्टेन बाय सप्लाइंग 200 कैलोरी ऑफ हीट। कार्य की मात्रा जो 200 कैलोरी ऊष्मा की आपूर्ति करके प्राप्त की जाती है, तो हमें यहां से वर्क डन पूछा है। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट देता हूं तो उस पर कुछ वर्क डन रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अंकेश। किसका है ऑप्शन नंबर डी? पहले वाले में तो ऑप्शन नंबर डी आएगा बिल्कुल, और सेकंड वाले के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि मींस अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट देता हूं तो वहां पर कुछ वर्क डन रहेगा। ये वर्क डन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा गिवन हीट के। बिल्कुल ये आपका कैसा रहने वाला है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। अगर मैं यहां से इस वर्क डन को प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूंगा तो यहां पर क्या आने वाला है जे क्यू, जहां पर जे क्या हमारा जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो आपसे वर्क डन पूछा है, जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट का वैल्यू कितना रहेगा 4.2, क्यू का वैल्यू हीट का वैल्यू आपको कितना गिवन है 200 कैलोरी आपको गिवन है। तो यहां से ये 200 कैलोरी जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 4.2 किसमें, इसको ये जूल में कन्वर्ट कर देगा। सॉल्व करते हैं इसको तो फाइनली यहां से कितना बनाने वाला है, ये सॉल्व करते हैं तो ये 84 जूल ये बनाने वाला है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा यहां से 84 जूल आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन वैक्यूम। निर्वात में ऊर्जा स्थानांतरण का साधन कौन सा है, मतलब तरीका कौन सा है। तो बाई इरेडिएशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। जब भी मैं बात करता हूं कि मीन्स निर्वात में या फिर वैक्यूम में अगर जब भी हम बात करते हैं तो हीट ट्रांसमिशन का तरीका क्या होता है हमारा रेडिएशन या फिर विकिरण। ये जो हमारा इंटरवेनिंग मीडियम है इसको ये क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और इस तरीके से हमारा इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। जब भी मैं मेटल्स के बारे में बात करूंगा तो मेटल्स में हमारा किस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, बाई कंडक्शन। इसमें जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं अपनी ही प्लेस पर क्या करते हैं, ऑसिलेशन मोशन करते हैं। जैसे ही हम हीट देते हैं तो कंडक्टर के अंदर जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो अपनी प्लेस पर ऑसिलेशन करेंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर देंगे। मीन्स उसमें पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स, मतलब पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसमिशन होता है। तो इस टाइप का जो हमारा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन या फिर प्रवाहत्व। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट बात करना चाहूंगा कि मीन्स लिक्विड के अंदर, मीन्स द्रवों के अंदर, तो द्रवों के अंदर जितनी भी हमारी फ्लूइड्स के अंदर जितनी भी हमारी जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, एक्चुअल पार्टिकल के एक्चुअल मोमेंट से होता है। तो इस तरीके से उसमें सहवन धाराएं बनती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं या फिर सहवन। मीन्स लिक्विड में जितना भी होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है और सॉलिड में जितना भी हमारा हीट ट्रांसमिशन होता है वो कंडक्शन के कारण होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर, तो हमारा कैसे हीट ट्रांसमिशन होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है, विकिरणों के थ्रू होता है। तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, सूर्य से आने वाला जो ताप है वो हमारा रेडिएशन की फॉर्म में, प्रकाश ऊर्जा की रेडिएशन की फॉर्म में हमारे पास तक पहुंचता है। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोमेंट ऑफ inertia of hollow cylinder of mass m and radius r
अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज। होलो सिलेंडर के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शंस थोड़े से यहां पर रॉन्ग है, हमारे ऑप्शंस हमारे यहां से थोड़े से रॉन्ग है। मींस अगर होलो खोखले बेलन के बारे में पूछा है, खोखले गोली बेलन, बेलन कोश के बारे में नहीं पूछा है, यहां पर खोखले बेलन के बारे में पूछा है। तो खोखला बेलन हमारा किस प्रकार का होता है, कुछ इस तरीके से बनेगा। खोखला बेलन हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। जिसका इंटरनल रेडियस कितना रहेगा, इसका इंटरनल रेडियस तो है R1 और एक्सटर्नल रेडियस कितना है इसका R2। तो यहां से सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। जिस तरीके से अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करता हूं तो मींस तो अपनी जो स्टेट होती है या तो रेस्ट कंडीशन में या फिर मोशन कंडीशन में, इस स्टेट को चेंज करने में अनेबल रहता है, तो इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन या फिर जो हमारी स्थानांतरित गति होती है, इसमें इनर्शिया हमारा किस पर डिपेंड करता है, उसमें इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, द्रव्यमान पर। जो रोल हमारा इनर्शिया का ट्रांसलेटरी मोशन में रहता है वो का वही रोल हमारा रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहता है। मींस जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है, रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस प्रकार से गिवन रहता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम देते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस, जो हमारा रोटेशनल एक्सिस है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम स्क्वायर करते हैं। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आर स्क्वायर से। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा होलो सिलेंडर में क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो एक्सिस पर हमें पूछा है। तो यहां पर क्या बनने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनने वाला है, आई बराबर m/2 r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारा यहां से इसका बन के आने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन आप रीड कीजिए। देखिए, a man does a given amount of work in 10 seconds, another man does the same amount of work in 20 seconds. The ratio of the output power of first man to second power is। एक आदमी दी गई राशि को 10 सेकंड में, मीन्स एक आदमी दिए गए कार्य को 10 सेकंड में पूरा करता है। एक अन्य व्यक्ति समान कार्य, मीन्स काम क्या हमारा, टाइम क्या, वर्क क्या हमारा कांस्टेंट है, जिसको ये 20 सेकंड में करता है। तो पहले आदमी की उत्पादन शक्ति दूसरे आदमी के से अनुपात में है। तो हमें पता है स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं शक्ति के बारे में, मीन्स पावर के बारे में, तो पावर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कार्य में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलते हैं। तो देखिए, यहां से हम शक्ति किस प्रकार से निकालने वाले हैं। अगर हमारा दिया हुआ कार्य क्या है, कांस्टेंट है, मींस समान कार्य, कार्य हमारा कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा हमारा, टाइम। तो हम लिख सकते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्वेश्चन में आपको पहले व्यक्ति का समय, पहले व्यक्ति का द्वारा किया गया कार्य का समय कितना गिवन है, 10 सेकंड गिवन है, और दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हमारा कितने समय में किया जा रहा है, वो हमारा 20 सेकंड है। तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके किए गए कार्य का पावर का रेशियो क्या आने वाला है, T2/T1, दैट इज 20/10। सॉल्व करते तो 2:1। तो कितना पावर का रेशियो आने वाला है, 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा डॉपलर इफेक्ट से है। आपका सिलेबस के अंदर डॉपलर इफेक्ट बाय नेम दिया हुआ है,
मीन्स जब भी हम बात करते हैं साउंड वेव के बारे में, तो साउंड वेव भी आपकी उसमें गिवन है, सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट जुम्बल्ड क्वेश्चन है, और टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को मैं कवर करते हुए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ए मोटर कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग है, उधर हमारी मोटर कार अप्रोच कर रही है, बढ़ रही है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड of horn, its horn, as heard by a policeman standing on the crossing is 260 Hz. The frequency of horn is, तो हमें क्या पूछी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न पूछी है। एक मोटर कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्रॉसिंग की ओर जा रही है, आ रही है। क्रॉसिंग पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा सुनी गई इसके हॉर्न की ध्वनि की आवृत्ति 260 हर्ट्ज है। मीन्स हमें आभासी आवृत्ति का कितना मान दिया हुआ है, आभासी आवृत्ति का मान दिया हुआ है 260 हर्ट्ज। मीन्स एपरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना गिवन है, 260 हर्ट्ज। तो हॉर्न की आवृत्ति मीन्स जो हमारी ओरिजिनल आवृत्ति है, उसकी मूल आवृत्ति है, मीन्स वो पूछी है हमें। एपरेंट की जगह क्या पूछी है हमें, ओरिजिनल। तो स्टूडेंट हमें पता है कि एपरेंट और ओरिजिनल में क्या रिलेशन रहता है। अगर मैं एपरेंट को वी नोट से लिखता हूँ, वी डैश से लिखता हूँ, ओरिजिनल को मैं अगर वी से लिखता हूँ, न्यू से लिखता हूँ। अगर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अगर ऑब्जर्वर को मैं नोट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओ सी, तो हमारा ये रिलेशन बनता है एपरेंट वेलोसिटी और ओरिजिनल वेलोसिटी पे। यहाँ से तो यहाँ से स्टूडेंट आपको जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो कितना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमारे को 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो कन्वर्ट किस तरीके से होगा। सर इसका टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ डाल देना, बिल्कुल इसका टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का आपका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप इसका, अगर नहीं है तो मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर पर सेकंड में तो कितना आएगा, 72 को अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज 18 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारा सोर्स का वेलोसिटी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मिस खड़े क्रॉसिंग पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा, पुलिसमैन इज स्टैंडिंग ऑन द क्रॉसिंग, तो जैसे ही अगर हमारा क्रॉसिंग पे स्टैंडिंग रहेगा, खड़ा रहेगा, तो ऑब्जर्वर हमारा क्या रहे, रेस्ट कंडीशन में है, तो इसका वेलोसिटी क्या रहने वाला है, 0। यहां से हम बात करते हैं कि मींस इसकी एपरेंट वेलोसिटी, आभासी ध्वनि कितनी सुनाई दे रही है, 260 हर्ट्ज। और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड v का वैल्यू कितना होता है हमारा, 332 मीटर पर सेकेंड। सारा का सारा डाटा हमारा एसआई सिस्टम में है। वैल्यूज को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो वैल्यूज हमारी क्या आने वाली है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करवाता हूं कि मींस हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी v डैश बराबर न्यू डैश बराबर v माइनस वी नोट अपॉन v माइनस वी एस। वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 2 कितना गिवन है, 260 आपको गिवन है। तो 260 इक्वल टू न्यू 332 माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हमें कितना गिवन है, 0 गिवन है। अनिल कुमार स्वागत है आपका। देखिए सोर्स का हमें कितना गिवन है, सोर्स का वेलोसिटी हमें कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो दैट इज 20। सॉल्व करते इसको तो 260 इक्वल टू म्यू 332, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो यहां से कितना आने वाला है, ये 213। तो यहां से म्यू का वैल्यू कितना आने वाला है, 260 इंटू 312 अपॉन 332। इसको फाइनली अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं आपस में तो ये कैंसिल आउट करने के बाद में कितना बना लेगा, ये 244 हर्ट्ज के आसपास बना लेगा। सॉल्व करने के बाद में ये आसानी से बना लेगा। तो यहां से राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये क्वेश्चन आपका ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए, इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ ए वायर इज 0.03 एंड इट्स पॉइजन्स रेशियो इज 0.5, देन द लेटरल स्ट्रेन इज, एक तार के लिए अनुदैर्ध्य विकृति आपको कितनी गिवन है, 0.03 है, और इसके पॉइजन्स रेशियो पाइसा गुणांक का अनुपात कितना गिवन है, 0.5। तो इसकी पार्श्व विकृति कितनी होगी, इसकी पार्श्व विकृति कितनी होने वाली है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मीन्स यहां पर क्या होने वाला है, सिग्मा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पॉइजन्स रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर लेटरल स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको ये अभी थोड़ी देर में। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। देखिए, सपोज हम बात करते हैं कि कोई भी हमारा एक वायर है, इस तरीके से ये हमारा कोई भी एक वायर है, अगर इसको मैं स्ट्रेच करता हूं, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता हूं, तो इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। माना कि इसकी प्राथमिक लंबाई कितनी है, L है, तो अब इसकी लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है, डेल्टा L। तो हमारी अनुदैर्ध्य इसमें कितना बोला, अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आने वाली है, डेल्टा L अपॉन L। लेकिन सेम टाइप में इसका डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा, इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर होने वाला है कम। डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, पहले d था, तो अभी डायमीटर कितना हो जाएगा, डेल्टा t। तो यहां पर जो डायमीटर में जो कमी आने वाली है वो कितनी आने वाली है, डेल्टा d अपॉन d। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, मीन्स डेल्टा d अपॉन d अपॉन डेल्टा l अपॉन l, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉइजन्स रेशियो को शो करता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको अनुदैर्ध्य विकृति कितनी गिवन है, 0.03 आपको गिवन है, और पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू कितना गिवन है, 0.5। तो पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, 0.5 इक्वल टू 0.03, और अनुदैर्ध्य विकृति आपसे, पार्श्व विकृति आपसे पूछी है, पार्श्व विकृति आपसे पूछी है, और अनुदैर्ध्य विकृति आपको 0.03 गिवन है। तो यहां से सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा, 0.03 इंटू 0.5, सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में 15 अपॉन 1000 दैट इज 0.015। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसमें राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं स्टूडेंट आगे की तरफ। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज इन विच प्रोसेस। तो जितने भी हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस रहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे रहते हैं, ये उसमें क्या होना है, इसमें हमारा ये टेम्परेचर हमारा क्या होने वाला है, डिक्रीज होना है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल, the dipole moment of a dipole in a uniform external field E is P, then the torque acting on the dipole is, एक समान बाह्य क्षेत्र E में द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, तब द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला पिक आपका डाइपोल कितना होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर रहते हैं तो इस प्रकार बना निकाय हमारा क्या कहलाता है, इस प्रकार बना निकाय हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स
एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज Q इंटू 2E। टॉर्क हमारा क्या रहता है, टॉर्क हमारा किसे कहेंगे, जब भी मैं डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसको रोटेट करवाने के लिए जो फोर्स ऑफ कपल लगेगा, इस फोर्स ऑफ कपल का प्रोडक्ट, दैट इज फोर्स ऑफ कपल का प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो हमारा कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहने वाली है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर यहां पर हम बात करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज Q इंटू E। अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, P क्रॉस E, जहां पर P क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक मोमेंट और E क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 1250 वॉट हीटर ऑपरेट्स एट 115 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल। 1250 वोल्ट की हीटर 115 वोल्ट पर संचालित होती है, तो हीटिंग कॉइल का प्रतिरोध क्या रहने वाला है। तो आपसे क्या पूछा गया है, हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि पावर क्या होती है हमारी, पावर क्या होती है हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज P को हम कैसे शो करते हैं, P बराबर हमारा V इंटू I से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं कि हमें ओम के नियम से पता है V इक्वल टू कितना होता है हमारा RI। वैल्यू को अगर यहां पर पुट करता हूं तो P बराबर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। पावर हमें कितना गिवन है, 1250 वोल्ट गिवन है, 1250 वोल्ट गिवन है। वोल्टेज का वैल्यू कितना गिवन है, 115। तो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं 115 को, तो कितना आने वाला है, 115 का स्क्वायर होगा, 115 का स्क्वायर, दैट इज इस तरीके से, और डिवाइड बाई R, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पूछा है। सॉल्व करते स्टूडेंट इसको, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं इस तरीके से, तो ये 5 से 25 टाइम कैंसिल होगा, और ये 5 से 23 टाइम। अगेन कैंसिल करते तो ये 5 से 5 टाइम, और अगेन ये 23 टाइम। तो यहां से रेजिस्टेंस R का वैल्यू कितना आने वाला है, 23 इंटू 23 अपॉन 5, दैट इज 529 अपॉन 5। और इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो 1.0 यहां से क्या बनाने वाला है आपका, 50 बनाने वाला है, ये 250 और अगेन ये 50। तो सॉल्व करते इसको तो फाइनली कितना आने वाला है। मनीषा सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है मनीषा आपका। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और क्वेश्चंस हमारे साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। तो यहां से अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1.1 सॉल्व करते हैं इसको तो 1058.8 समथिंग इस तरीके से ये आने वाला है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो नीचे 10 और लगा हुआ है, तो ये बनाएगा आपका 10.58, दैट इज 10.6। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए यंग्स डबल स्लिट सेटअप फॉर इंटरफेरेंस इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। तो जब भी मैं फ्रिंज को अगर मैं फ्रिंज विड्थ को, यंग्स डबल स्लिट को अगर मैं कहां लेके जाता हूं, एयर से वाटर के अंदर लेके जाता हूं, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज होगा। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारा डिफरेंट होता है, तो मींस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के कारण हमारा फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मींस हम कह सकते हैं कि बी हमारा ये एयर में कुछ और है, अगर मैं जैसे इसको वाटर में लेकर जाऊंगा तो ये कितना डिक्रीज होने वाला है, डिक्रीज कितना होने वाला है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का से ये डिक्रीज कर जाएगा इस तरीके से। तो क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप द फर्स्ट रेजोनेंस अकर एट 50 सेंटीमीटर, एट व्हाट लेंथ ऑफ पाइप द सेकंड रेजोनेंस विल बी अकर। एक बंद ऑर्गन पाइप में पहली प्रतिध्वनि 50 सेंटीमीटर पर होती है, तो पाइप की कितनी लंबाई पर दूसरी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि एक हमारा एंड क्या रहता है, क्लोज रहता है। अगर हम बात करते हैं इसकी इफेक्टिव लेंथ के बारे में, तो इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए 2n+1
लैम्डा बाई 4। अगर हम बात करते हैं पहली प्रतिध्वनि की, तो जहां पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0, तो हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी होने वाली है, यहां से इफेक्टिव लेंथ अगर n का वैल्यू 0 रखूंगा तो लैम्डा बाई 4, जिसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर। दूसरी प्रतिध्वनि की लंबाई पूछी है, तो दूसरी प्रतिध्वनि के लिए n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा हमारा यहां से, n का मान होने वाला है 1, तो पुट करता हूं मैं l, दूसरी प्रतिध्वनि के l का मान कितना हो जाएगा, अगर 1 पुट करूंगा तो यहां से 3 लैम्डा बाई 4। यहां से लैम्डा बाई 4 का वैल्यू 50 गिवन है, लैम्डा बाई 4 का वैल्यू 50 गिवन है, तो 3 इंटू 50 दैट इज 150 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। राइट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, 12th के अंदर ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हमारा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर इक्वल टू। क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रक्षेपण का कोण जिसके लिए क्षैतिज सीमा और अधिकतम प्रक्षेप्य की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि जब भी मैं इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन करता हूं, तो यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करेगा, ये हमारी रेंज को डिसाइड करता है दैट इज आर, और ये हमारी इसकी हाइट को डिसाइड करता है, जहां पर हमारा थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यू क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर रेंज को, परास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज और हाइट हमारी कैसी गिवन है, इक्वल गिवन है। तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसी तरीके से हाइट के लिए क्या फॉर्मूला बनने वाला है, हाइट के लिए हमारा क्या बनेगा, यहां से फॉर्मूला बनने वाला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सॉल्व करते हैं यहां से, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, और साइन 2 थीटा को अगर मैं ओपन करता हूं तो कितना बनेगा यहां पर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल टू, यहां से ये कितना बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने वाला हूं, साइन थीटा, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लिखने वाला हूं, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई होके साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होके, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू कितना बना रहा है, tan थीटा इक्वल टू 4, दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 हमारा बना रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इसमें, राइट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट ऑफ वेवलेंथ 7200 एंगस्ट्रोम इन एयर, ए वेवलेंथ इन ग्लास इक्वल टू, वायु में तरंग दे रही है 7200 का प्रकाश, 7200 का एंगस्ट्रोम का है, तो प्रकाश में कितनी तरंग दे रही होगी। तो कांच का यहां पर हमारे को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5, तो कांच में हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कितना होगा हमारा कांच के अंदर, ग्लास के अंदर हमें पूछा है, लैम्डा हमारा एयर में गिवन है, कितना गिवन है, 7200 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन का आंसर मनीषा ने दिया है, बी दिया है, तो सेकंड वाले 13 क्वेश्चन का आंसर दिया है इन्होंने, बी आंसर दिया है, सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एयर का वेवलेंथ कितना गिवन है, 7200। अगर मैं इसको वाटर के अंदर लेके जाता हूं, तो वाटर के अंदर हमारा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, म्यू टाइम्स रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का म्यू गुणा कम हो जाएगा। तो मैं पुट करता हूं 7200 अपॉन 1.5। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में हमारा ये कितना आने वाला है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं फर्दर, तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना आएगा, 4800 एंगस्ट्रोम के बराबर आने वाला है, 4800 एंगस्ट्रोम के बराबर ये बनाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। सचिन यादव गुड इवनिंग, स्वागत है सचिन का। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और आप थोड़ा सा लेट जुड़े हुए हो, अपने 14 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, विशिष्ट चालकता की इकाई कितनी होने वाली है।
विशिष्ट चालकता की इकाई कितनी होगी? 14 का आपका बी आंसर आया है, 14 का आपका मनीषा का बी आंसर आया है, जो कि सही है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज, विशिष्ट चालकता की इकाई कितनी होने वाली है? तो स्टूडेंट, विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मींस प्रतिरोधकता का जो हमारा व्युत्क्रम रहता है, इस व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसकी हमें यूनिट फाइंड करनी है। यूनिट क्या होगी? अगर मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस के बारे में, तो R बराबर कितना होता है हमारा? रो एल अपॉन ए। यहां से रो का यूनिट क्या निकल के आने वाला है? R E अपॉन एल। दैट इज रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा? ओम रहने वाला है। एरिया का यूनिट क्या रहने वाला है? मीटर स्क्वायर रहने वाला है। लेंथ का यूनिट क्या रहने वाला है? मीटर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं इस रो की यूनिट क्या निकल के आएगी? ओम मीटर। तो यहां पर 1 अपॉन रो, दैट इज सिग्मा का यूनिट क्या निकल के आएगा? सिग्मा इक्वल टू निकल के आएगा यहां से ये सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन ओम मीटर। स्टूडेंट, 1 अपॉन ओम को हम क्या बोलते हैं? मोह बोलते हैं। 1 अपॉन ओम को हम क्या बोलते हैं? मोह बोलते हैं। मीना कुमारी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, स्वागत है। सचिन ने आंसर किया है ए। सचिन ने किस क्वेश्चन का आंसर ए किया है? एक बार क्वेश्चन नंबर भी लिख के भेजिए आप। 1 अपॉन ओम को हम क्या बोलते हैं? मोह बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा हमारा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मोह बोलते हैं, तो यहां से ये यूनिट इसकी मोह मीटर भी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सीमेंस भी बोलते हैं। तो सीमेंस भी किसकी यूनिट हो जाएगी? चालकता की, सीमेंस पर मीटर। तो ये तीनों की तीनों यूनिट हमारी किसकी है? चालकता की है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की है। तो राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन का सेट लगाया है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाले सैंपल पेपर में, जिसमें मैं आपको अगेन 15 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।